कहानी की शुरुआत होती है एक वीरान टापू पर बनी जेल से। आज इस जेल में कुछ नए कैदी लाए गए थे, जिनमें से एक था एडमंड। जब वो जेलर से मिला तो उसने मिन्नतें करते हुए कहा, सर मेरी मदद करो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे झूठे आरोपों में यहाँ भेजा गया है। इस पर जेलर ने बड़े आराम से जवाब दिया, मुझे पता है, अगर तुम सच में कुछ करते तो तुम्हें देश के अंदर की किसी जेल में भेजते। इस दूर दराज की जेल में सिर्फ उन्हें लाया जाता है जिनके खिलाफ कोई साजिश रची गई हो। इतना कहकर जेलर ने उसे बुरी तरह पीटा और एक ऐसी कोठरी में बंद कर दिया जिसका दरवाजा लकड़ी का था और एक छोटी सी खिड़की भी थी। ये दरवाजा साल में सिर्फ एक बार खुलता था, जब जेलर उन्हें बिना किसी वजह के पीटने आता था। समय बीतता गया और अकेले बंद रहने की वजह से एडमंड बहुत परेशान हो गया। उसने दीवार पर लिखा था कि भगवान उसे इंसाफ दे, लेकिन धीरे धीरे जब उसे एहसास हुआ कि हालात पर उसका कोई बस नहीं है तो वो बहुत उदास रहने लगा। इस जेल में 12 साल गुजारने के बाद तो उसका भगवान पर से भी भरोसा उठ गया। उसे लगा कि वो पूरी जिंदगी यहीं बंद रहेगा, लेकिन फिर एक दिन अचानक उसकी कोठरी का फर्श ऊपर उठने लगा। इस अजीब सी घटना से एडमंड घबरा गया। उसे लगा जैसे कोई भूत आ गया हो। थोड़ी देर डरने के बाद एडमंड ने देखा कि जमीन के नीचे से एक आदमी बाहर निकल रहा था। वो था अब्बे फारिया, जो नीचे वाली मंजिल का एक कैदी था। वो पिछले 5 सालों से एक सुरंग खोद रहा था। किस्मत का खेल देखिए, वो सुरंग जाकर एडमंड की कोठरी में खुली, मानो ये भगवान का कोई इशारा हो। अब्बे के आने से एडमंड को आखिरकार कोई मिला जिससे वो बात कर सकता था, क्योंकि इतने सालों तक अकेले बंद रहकर वो पागल होने लगा था। इसके बाद एडमंड ने उत्साह से एडमंड को अपनी कोठरी में बुलाया। एडमंड को बहुत खुशी हुई कि अब उसे पत्थरों से दीवार पर निशान नहीं बनाने पड़ेंगे। जब एडमंड अब्बे के कमरे में दाखिल हुआ तो वो देखकर हैरान रह गया। अब्बे की कोठरी बाकी कोठरियों जैसी नहीं थी, वो किसी अच्छे होटल जैसी लग रही थी। आराम के लिए कुर्सियां थीं और अलमारियों में ढेर सारी किताबें पड़ी थीं। अब्बे ने एडमंड से वादा किया कि अगर वो सुरंग खोदने में उसकी मदद करेगा तो वो बचे हुए समय में उसे पढ़ाएगा। एडमंड के पास वैसे भी और कुछ करने को नहीं था, तो वो तुरंत मान गया। जैसे ही वो दोनों खोदना शुरू करने वाले थे, तभी उन्हें एक गार्ड के कदमों की आहट सुनाई दी। डर के मारे कांपते हुए एडमंड तुरंत अपनी कोठरी में भागा और कूड़े की टोकरी तैयार करने लगा, क्योंकि गार्ड उसके फ्लोर पर आने वाला था। इस जेल में कोठरी का दरवाजा सिर्फ 2 बार खुलता था, एक बार कूड़ा लेने और एक बार खाना देने के लिए। इसके अलावा बाकी पूरा दिन उन्हें मिलता था, जिससे उन्हें बिना पकड़े जाने की चिंता के सुरंग खोदने का काफी समय मिल गया। इसके बाद अबे ने अपने बालों का एक छोटा सा गुच्छा काटा। उसने पत्थर से चिंगारी निकालकर बाल जलाए और फिर एक मोमबत्ती जलाई। फिर जैसे तैसे वो दोनों सुरंग में घुसे और खोदने लगे। नीचे जगह बहुत कम थी, इसलिए खोदना आसान नहीं था। अब्बे का अंदाजा था कि अगर वो इसी रफ्तार से काम करते रहे तो उन्हें बाहर की दुनिया तक पहुंचने में कम से कम 3 साल और लगेंगे। एक दिन आराम करते हुए एडमंड ने अब्बे की एक किताब से जाना कि अब्बे एक जमाने में बहुत ही कुशल तलवारबाज था। इसके बाद एडमंड जिद पर अड़ गया कि अगर अब्बे उसे तलवारबाजी नहीं सिखाएगा तो वो सुरंग नहीं खोदेगा। अब एडमंड की जिंदगी का एक ही मकसद था, माइनस अपने दुश्मनों से बदला लेना। उसकी बात सुनकर अब्बे मान गया और एडमंड को लड़ने की कला सिखाने के लिए तैयार हो गया। अब्बे ने समझाना शुरू किया कि एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत उसकी रफ्तार होती है। उसने कमरे में टपकती पानी की बूंदों का इस्तेमाल करके एडमंड को सबक सिखाने की सोची। टपकते पानी के पास खड़े होकर उसने इतनी तेजी से अपना हाथ निकाला कि वो गीला भी नहीं हुआ। उसने कहा, जिस दिन तुम्हारे हाथ इतने तेज हो जाएंगे तुम एक काबिल योद्धा बन जाओगे। इसके बाद अब्बे वापस खोदने में लग गया और एडमंड अभ्यास करता रहा। कुछ दिनों बाद अब्बे ने दरवाजे की लकड़ी तोड़कर एक नकली तलवार बनाई। फिर उसने एडमंड को ठीक से तलवारबाजी सिखाना शुरू किया। तलवारबाजी की ट्रेनिंग खत्म होने पर एडमंड पढ़ाई में ध्यान लगाता था। अब उसका पूरा दिन पढ़ने, खोदने और तलवारबाजी का अभ्यास करने में बीतता था। कुछ ही महीनों में एडमंड की तलवारबाजी बहुत बेहतर हो गई। अब अब्बे ने महसूस करना शुरू कर दिया था कि एडमंड उससे भी बेहतर तलवारबाज बन गया है। एक शाम बात करते करते एडमंड को पता चला कि अब्बे कभी स्टीडिया नाम के एक बहुत अमीर परिवार के लिए काम करता था। उसके मालिक ने एक बड़ा खजाना जमा किया था और अब नेपोलियन ने अब्बे को कैद कर लिया था ताकि पता लगा सके कि खजाना कहाँ छिपा है। ये सुनकर एडमंड बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि उसने भी कभी नेपोलियन का ही साथ दिया था। दोनों को धोखे की वजह से ही बंद किया गया था। दिन ब दिन उनकी सुरंग उन्हें आजादी के करीब ला रही थी। एक दिन उन्होंने सुरंग में पौधों की जड़ें देखी, जिससे अब्बे को एहसास हुआ कि वे सतह पर पहुंचने के बहुत करीब हैं। ये जानकर दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी खुशी को दुख में बदल दिया। सुरंग अचानक हिलने लगी और एक जोरदार आवाज के साथ बहुत सारे पत्थर और मिट्टी उन पर गिर गए, जिसमें अब्बे नीचे दब गया। घबराकर एडमंड ने तुरंत पत्थर हटाए और अब्बे को बाहर निकाला। पता चला कि वो गलत दिशा में खोद रहे थे। सुरंग खोदते समय उनसे कोई गलती जरूर हुई थी, क्योंकि ऊपर से एक खाने का बॉक्स भी नीचे गिर गया था। एक भारी पत्थर सीने पर लगने से अब्बे बुरी तरह घायल हो गया था। उसके फेफड़ों को नुकसान पहुंचने की वजह से उसकी मौत किसी भी पल हो सकती थी। अपने आखिरी पलों में अब्बे ने कमजोर आवाज में एडमंड से कहा कि उसके कमरे में एक पत्थर के नीचे एक किताब है, उस किताब के नीचे भी कुछ छिपा हुआ है। एडमंड को वही खजाने का नक्शा मिला जिसके लिए अब्बे को कैद किया गया था। वो उसे देखकर हैरान रह गया। अब्बे ने उससे वादा लिया कि वो हमेशा इस खजाने का अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करेगा और बुरे कामों से जितना हो सके दूर रहेगा। एडमंड ने वादा किया और उसके तुरंत बाद अब्बे की मौत हो गई। एडमंड की आंखों में आंसू थे। उसे लग रहा था कि वो फिर से अकेला हो गया है। तभी खाना देने के लिए गार्ड आ गया। एडमंड दीवार के पीछे छिप गया। गार्ड ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब वो अंदर जांचने आया और उसने अब्बे की लाश देखी तो वो घबरा गया और तुरंत अपने अधिकारियों को बताने भागा। एडमंड ने जल्दी से सुरंग का रास्ता बंद किया और अपनी कोठरी में वापस आ गया। कुछ देर बाद गार्ड अपने कुछ साथियों के साथ वापस आया और अब्बे के शरीर को एक बॉडी बैग में रख दिया। एडमंड सुरंग में छिपा हुआ था, उनके जाने का इंतजार कर रहा था।
जैसे ही गार्ड्स चले गए, एडमंड चुपचाप कमरे में घुस गया। उसने अब्बे की लाश को देखा और उसे देखते हुए उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने जल्दी से अपनी जगह अब्बे की लाश रखी और खुद उसकी जगह लेट गया। कुछ देर बाद जेलर अपने आदमियों के साथ लाश लेने आया। चूंकि जेल एक वीरान टापू पर थी, उन्होंने लाश को समुद्र में फेंकना ही बेहतर समझा। इसी बीच एक गार्ड एडमंड की कोठरी में खाना लेकर गया, लेकिन बार बार खटखटाने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसे शक हुआ। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया, लेकिन एडमंड की जगह उसे वहां अब्बे की लाश मिली। गार्ड ने शोर मचाया और जेलर को बुलाने गया। जेलर जल्दी से काम खत्म करना चाहता था और उस दिन तेज हवाएं चल रही थीं। समुद्र की लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं, जिससे कुछ भी सुनना मुश्किल हो रहा था। जब जेलर गार्ड्स की बात सुनने की कोशिश कर रहा था, तभी एडमंड ने अचानक जेलर की चाबियां चुरा लीं। इस झटके से जेलर एडमंड के साथ समुद्र में गिर गया। पानी में गिरते ही एडमंड ने चाबियों का इस्तेमाल कर खुद को जल्दी से आजाद किया। जब वो पानी की सतह पर आया तो उसने पीछे मुड़कर जेलर को देखा। सालों का गुस्सा उसके अंदर खौल रहा था और उसने बेरहमी से जेलर को समुद्र में डुबाकर मार डाला। उसके बाद वो बिना पीछे मुड़े समुद्र में दूर तक तैरता रहा। अगली सुबह जब एडमंड उठा तो वो एक टापू पर था। उसे नहीं पता था कि वो कैसे बचा या वहां कैसे पहुंचा। यहाँ तक कि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी भी जिंदा कैसे है, लेकिन वो अभी आजाद नहीं हुआ था। पास में समुद्री डाकुओं का एक ग्रुप बैठा था जो उसे शांत होकर देख रहा था। एडमंड को लगा कि वो अब मारा जाएगा, लेकिन समुद्री डाकुओं के सरदार लुइजी ने उसे एक मौका दिया। उसने कहा कि वो एडमंड को एक शर्त पर जिंदा रहने देगा। एडमंड को उसके गद्दार दोस्त जेकब से लड़ना होगा, जिसे वो वैसे भी जिंदा दफनाने वाले थे। अगर जेकब जीत जाता है तो वो डाकू दल में फिर से शामिल हो जाएगा और वो एडमंड को मार देंगे। अगर वो जीतता है तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। जल्द ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। जेकब तलवारबाजी में बहुत कुशल था, लेकिन अब्बे से सीखी हुई एडमंड की टेक्निक बेहद ताकतवर थी। कई हमलों के बावजूद जेकब एडमंड को छू भी नहीं पाया। जैसे ही उसे मौका मिला, एडमंड ने तेजी से हमला किया और जेकब को गिरा दिया, लेकिन उसे मारने के बजाय एडमंड लुइजी की ओर मुड़ा और कहा, देखिए, हम दोनों आपके लिए काम कर सकते हैं। हम काम के आदमी हैं, बेवजह हमें क्यों मारना। अच्छे समुद्री डाकू आसानी से नहीं मिलते। एडमंड का कौशल और उसकी दयालुता देखकर लुइजी खुश हो गया और उसने उन दोनों की जान बख्श दी। जहाज पर बातचीत के दौरान एडमंड ने कप्तान को अपनी पूरी कहानी बताई। ये सुनकर कप्तान ने एडमंड को आजाद कर दिया ताकि वो अपने बदले के मकसद को पूरा कर सके। जेकब ने एडमंड के साथ हाथ मिला लिया। चूंकि एडमंड ने उसकी जान बचाई थी, जेकब ने वादा किया कि वो हमेशा उसके वफादार रहेगा। एडमंड ने जेकब से नाव का इंतजाम करने को कहा। फिर एडमंड रात के अंधेरे में चुपचाप अपने पुराने मालिक के घर गया, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। पुराने मालिक ने उसे पहचाना भी नहीं। उसे पता चला कि एडमंड के जेल जाने के बाद उसके पिता दुख से मर गए थे। इस खबर से एडमंड को गहरा सदमा लगा, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि उसके पुराने दोस्त मॉन्टीग ने उसे फंसाया था और उसकी मंगेतर मर्सिडीज से शादी कर ली थी। अगले दिन एडमंड और जेकब उस टापू के लिए निकल गए जहां नक्शे में खजाना दिखाया गया था। उन्होंने टापू का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन्हें खजाना नहीं मिला। फिर एडमंड ने सोचा कि शायद पानी के अंदर कुछ हो। उसने नक्शे पर दिखाई गई जगह के पास एक जमीन के नीचे के तालाब में गोता लगाया। वहां उसने कई पुरानी संदूकें खोजी। जैसे ही उसने उनमें से एक खोली, उसे चमचमाता सोना दिखा। जेकब खुशी से उछल पड़ा और नाव में जितना सोना वो ले जा सकते थे भर लिया, लेकिन पूरा खजाना ले जाने के लिए उन्हें एक बड़े जहाज की जरूरत थी और एडमंड को नहीं पता था कि एक जहाज कैसे मिलेगा। खुशी से ज्यादा अब वो बदले की आग में जल रहा था। उसने तय किया कि इस दौलत का इस्तेमाल सिर्फ एक मकसद के लिए होगा, बदला। शुरुआत करने के लिए एडमंड ने एक बड़ा आलीशान घर खरीदा और खुद को फ्रांस का नया रईस बताकर पेश किया। उसने आसपास के सभी रईसों को अपनी शानदार हवेली में एक ग्रैंड पार्टी में बुलाया। जल्द ही उसकी शाही शैली और ऐशो आराम ने उसे मशहूर कर दिया। हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन असल में एडमंड ये सब अपने गद्दार दोस्त मॉन्टीग का ध्यान खींचने के लिए कर रहा था। मॉन्टीग पार्टी में आया जरूर, लेकिन बिना उससे बात किए चला गया। इस बीच जेकब ने एडमंड को बताया कि मॉन्टीग का एक बेटा है जिसका नाम एल्बर्ट है। तो एडमंड ने एक खूबसूरत महिला और अपने कुछ लुटेरे दोस्तों के साथ मिलकर एल्बर्ट के नकली अपहरण का नाटक रचा ताकि एडमंड उसका मसीहा बनकर सामने आ सके। प्लान कामयाब रहा। एल्बर्ट को लगा कि इस रईस आदमी ने उसकी जान बचाई है। एहसानमंद होकर एडमंड को अपने आने वाले जन्मदिन की पार्टी में बुलाया और उससे आने का अनुरोध किया। एडमंड ने हिचकिचाने का नाटक किया, लेकिन आखिरकार मान गया। पार्टी में एल्बर्ट ने अपने पिता मॉन्टीग को एडमंड से मिलवाया। 13 साल बाद वो आमने सामने थे, लेकिन मॉन्टीग उसे पहचान नहीं पाया। एडमंड का हुलिया पूरी तरह से बदल चुका था। हालांकि जब मर्सिडीज ने उसे देखा तो उससे एक अजीब सी फीलिंग हुई। वो भी उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन जब एडमंड ने उसके बालों को एक खास तरीके से छुआ और घुमाया, जो सिर्फ वो ही किया करता था, तो मर्सिडीज तुरंत समझ गई कि वो कौन था। ये एडमंड की पुरानी आदत थी। एडमंड जानता था कि मॉन्टीग पैसों के लिए बेताब है, इसलिए उसने उससे झूठ कहा कि उसे एक बड़ा खजाना मिला है और एक जहाज अगले दिन 100 किलो सोना लेकर आ रहा है। उसने मजिस्ट्रेट विल्फोर्ड से भी कानूनी अड़चने दूर करने के लिए कहा ताकि पुलिस का कोई झमेला ना हो, लेकिन विल्फोर्ड एक भ्रष्ट मजिस्ट्रेट था जिसका स्थानीय पुलिस पर पूरा नियंत्रण था। एडमंड की बातें सुनकर उसने मॉन्टीग के साथ एक प्लान बनाया। उन्होंने एडमंड के खजाने को उसके पास पहुंचने से पहले ही चुराने और पूरा सोना खुद रखने का फैसला किया। मॉन्टीग ने कहा कि वो किसी को जानता है जो उनकी मदद कर सकता है। असल में ये तीनों आदमी वही थे जिन्होंने सालों पहले एडमंड को फंसाकर जेल भेजा था और अब एडमंड ने जानबूझकर उन सभी को एक साथ लाया था। पार्टी के बाद मर्सिडीज चुपके से एडमंड की बग्घी में बैठ गई। रोते हुए उसने उसे बताया कि मॉन्टीग ने उससे झूठ बोला था। उसने उसे बताया था कि एडमंड को फांसी हो गई थी। एडमंड को डर था कि ये सच्चाई उसके पूरे बदले के प्लान को बर्बाद कर सकती है, इसलिए उसने मर्सिडीज से अभी जाने को कहा। फिर हम देखते हैं कि एडमंड का जहाज लूट लिया गया था और ये काम मॉन्टीग के आदमी ने किया था। यही आदमी उन लोगों में से एक था
जो एडमंड को जेल भेजने के लिए जिम्मेदार थे। एडमंड बदले की आग में जल रहा था। उस आदमी को लगा कि उसने जहाज आसानी से लूट लिया है, लेकिन जल्द ही गार्ड्स आ गए और उसे पकड़ लिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन एडमंड सामने आ गया। उस आदमी ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन एडमंड ने उसे मारने से पहले उसकी गर्दन में फंदा डाल दिया। एडमंड ने अपनी असली पहचान बताई, ताकि उस आदमी को ठीक ठीक पता चल सके कि वो क्यों मर रहा है और किस गुनाह की वजह से। अब एडमंड का अगला निशाना था मजिस्ट्रेट विल्फोर्ड। सालों पहले इसी मजिस्ट्रेट ने एडमंड को नेपोलियन के खत के मामले में फंसाया था। विडंबना ये थी कि मजिस्ट्रेट का पिता नेपोलियन का समर्थक था, लेकिन सत्ता की लालच में विल्फोर्ड ने अपने ही पिता को मरवा दिया और उस गुनाह का इल्जाम एडमंड पर लगा दिया, जिसकी वजह से उसे कैद हुई। इस बार एडमंड ने चालाकी से विल्फोर्ड से बात करते हुए सब कुछ कबूल करवा लिया। विल्फोर्ड ने यह सोचकर सब मान लिया कि एडमंड के पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जो वो नहीं जानता था वो ये था कि पुलिस पहले से ही कमरे में सब कुछ सुन रही थी। उन्होंने विल्फोर्ड को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। इस बीच मॉन्टीक, जो अब दिवालिया हो चुका था, भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मर्सिडीज ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। उसने उसे बताया कि एल्बर्ट उसका बेटा नहीं बल्कि एडमंड का है। जब मॉन्टीक ने मर्सिडीज से शादी की थी तब वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी। यही वजह थी कि वो उससे शादी करने के लिए राजी हुई थी। मॉन्टीक गुस्से में चिल्लाया, लेकिन कुछ नहीं बदल सकता था। वो उस किले की ओर भागा जहां उसने सारा चोरी का खजाना छिपाया था, लेकिन जब उसने संदूकें खोली तो वे रेत से भरी हुई थीं। आखिरी संदूक में उसे सिर्फ एक छोटा सा चेस्ट पीस मिला जो उसने एडमंड को दिया था। ठीक उसी पल एडमंड वहां आ गया। अब मॉन्टीक को सच्चाई पता चल गई थी। गुस्से में उसने तलवार से एडमंड पर हमला किया, लेकिन मॉन्टीक उसका मुकाबला नहीं कर सका। एडमंड ने आसानी से उसकी तलवार गिरा दी और उसे दीवार से लगा दिया। जैसे ही एडमंड आखिरी वार करने वाला था, एल्बर्ट बीच में आ गया और कहा कि वो अपने पिता को ऐसे नहीं मरने देगा। मॉन्टीक ने उस पल का फायदा उठाकर चुपके से एक छिपी हुई बंदूक में गोलियां और बारूद भर लिया। फिर मर्सिडीज भागती हुई आई और उसने एडमंड को रोक दिया। उसने उसे सच बताया कि एल्बर्ट असल में उसका बेटा है। एडमंड को गहरा सदमा लगा। तभी मॉन्टीक ने बंदूक एडमंड पर तान दी, लेकिन जेकब ने तेजी से एक चाकू फेंका। गोली एडमंड से चूक गई, लेकिन मर्सिडीज के कंधे में लग गई। मॉन्टीक ने इस मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। एडमंड ने उसका पीछा किया। मॉन्टीक अपने घोड़े पर चढ़ गया और उस पर हमला किया। एडमंड की तलवार गिर गई और एक पल के लिए मॉन्टीक का पलड़ा भारी लगा, लेकिन आखिर में एडमंड मॉन्टीक को गिराने और उस पर घातक वार करने में कामयाब रहा। मॉन्टीक की मौके पर ही मौत हो गई। बदले की आग शांत होने के बाद एडमंड अपनी पत्नी और बेटे के साथ उसी टापू पर वापस चला गया जहां उसने अपनी जिंदगी के 13 साल बिताए थे। वहां उसे अपने गुरु अबे फारिया की याद आई। आखिर में उसने उस टापू को खरीद लिया ताकि किसी और को वो दर्द न सहना पड़े जो उसने सहा था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।